शुरू करने जा रहे हैं पहला पार्ट, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाषा। भाषा को हम दो तरीके से या तो लिखकर प्रकट करते हैं या फिर बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है। ईश्वर की बनाई इस दृष्टि में मनुष्य सर्वाधिक क्रियाशील और वैवाकशील प्राणी। आदि काल में वह अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ ना कुछ करता चला रहा है और भविष्य में इस प्रकार कुछ न कुछ सृजनात्मकता सत करता ही रहेगा। यह निश्चित और उसके स्वभाव से अनुरूप भी है। यह सब बिना भावों और विचारों के आदान प्रदान से संभव नहीं। विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता मनुष्य को आदि काल से ही रही है, परंतु जब आदि मानव संभव के विचार विनिमय अस्पष्ट ध्वनियों और संकेतों के माध्यम से करता था, सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ। यह कहे कि मनुष्य का सामाजिक परिवेश भाषा को जन्म दिया तो गलत न हुआ। इसी माध्यम से मनुष्य ने अपने भाव, विचार, सुख दुख आपस में बांटे। अतः कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक व्यवहार का माध्यम है जिसका संबंध हमारे जीवन में सभी पक्ष में। ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर वह पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। ठीक है। क्या करता है? अपने मन के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर प्रकट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है मौखिक, जब हम बोलकर अपनी बातों को प्रकट करते हैं, और लिखित जो हम लिखकर करते हैं। बच्चा समाचार सुन रहा है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, साधु उपदेश दे रहा है, यह भाषा के मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। ये कौन सी भाषा है? ये हमारी मौखिक भाषा है। वार्तालाप, रेडियो, नाटक आदि इसके उदाहरण हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप। ठीक है। भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति इसको सुनकर उन्हें समझता है। वो कौन सी भाषा होती है? वो मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा, कपिल छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को परीक्षा परिणाम के बारे में बताया। पिताजी ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। देखो, अब कपिल है, वो छात्रावास में रहता है, उसने अपने माता पिता को लिखकर अपने परिणाम की बात बताई। तो लिखकर अपनी क्या कर रहा है? बातों को प्रकट कर रहा है। दूसरा पढ़कर समझता है, समाचार पत्र, पत्रिका, तार पुस्तक इसके उदाहरण है। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी संकोचन रखा जा सकता है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों या मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। ठीक है। कोई लिखकर दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर क्या कर रहा है? समझ रहा है। वो क्या है? लिखित भाषा कहलाती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, संस्कृत, फारसी। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आपकी पंजाबी, हिंदी, बंगला, गुजराती, तमिल और उर्दू। मातृभाषा, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्य द्वारा बोले जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है। यही मातृभाषा कहलाती है। राहुल का जन्म बंगाली परिवार में हुआ, इसलिए वह बंगाली बोलता है। ठीक है। दीप का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। ठीक है। जिस परिवार में उसका जन्म हुआ वो भी उसकी क्या हो जाती है? मातृभाषा हो जाती है। जैसे राहुल का जन्म बंगाली परिवार में हुआ तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? बंगाली होगी। ऐसे दीपक का पंजाबी में तो उसकी पंजाबी होगी। वह भाषा जिस बालक अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा विकसित होते ही अवस्था को प्राप्त हो जाती है कि समस्त राष्ट्र दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करने लगता है, तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्रांतिकारी आंदोलन का माध्यम बन जाती है। लोग अपनी अपनी मातृभाषा बोलते हुए भी अपने विचारों को प्रचार प्रसार के लिए तथा राष्ट्र के अधिकतम लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए और उनके विचार जानने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। देखो ना, हमारे सरकारी कामों में भी किसका यूज होता है? राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल होता है। राजभाषा हिंदी के देश के सरकार और दैनिक कामकाजों में सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती है उस देश की राजभाषा कहलाता है। और देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषा है। भारत संविधान में 22 भाषा, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें 22 भाषा है। हिंदी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी,
पंजाबी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, राजस्थान और संथाली। ये सारी क्या है हमारी भारत की, जिनकी जो हमें संविधान ने हमें राष्ट्रभाषाओं को मान्यता दिया है, वो भाषा। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए ढंग को लिपि कहते हैं। जब उसे हम एक सही ढंग से लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित की गई विधि की व्यवस्था को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपि दी हुई है। यहाँ पे कुछ आपकी प्रमुख भाषाएं दी हैं, उनकी लिपि दी है। जैसे हिंदी की क्या होती है, देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की अरबी, फारसी, जर्मन की रोमन और अंग्रेजी की रोमन। ये क्या है, कुछ भाषाएं हैं और उनकी क्या दी हुई है, लिपि दी। व्याकरण, व्याकरण शब्द वी व ई आ करण से मिलकर बना है, जिसका विशेष रूप से ए पुंस रूप में कर्ण व्यवस्थित करना। इस प्रकार व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना व समझना सीखता है। व्याकरण से ही भाषा की शुद्धता आती है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को संवारता है। एक बात विषय रूप से ध्यान रखें कि सभी भाषाओं का व्याकरण अलग अलग होता है। कोई भी भाषा हो, सबका जो व्याकरण होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्य 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हम वर्ण विचार की बात करते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, उनका आकार क्या है, उनका उच्चारण क्या, उनकी उत्पत्ति क्या है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार करता है कि उसका भेद क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका लिंग क्या है, उस पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद आदि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, कि उसकी रचना कैसे की, उसके वाक्य का विश्लेषण कैसे हुआ, उसका भेद क्या है। ठीक है, ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।